डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शीतकालीन सत्र का 8वां दिन, लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री का जवाब, विपक्ष ने वोट चोरी का लगाया है आरोप। हुमायूं कबीर के नई पार्टी के ऐलान से ममता बनर्जी परेशान, 2026 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से लड़ूंगा। हुमायूं ने असदुद्दीन से की तुलना, कहा वो हैदराबाद के ओवैसी है तो मैं बंगाल का ओवैसी। इंडिगो संकट के बाद इंडिगो की फ्लाइट्स में 10% की कटौती, सरकार बोली जरूरत पड़ी तो सीईओ को करेंगे बर्खास्त। मीटिंग में उड्डयन मंत्री संग हाथ जोड़े नजर आए इंडिगो के सीईओ। भुआ नाइट क्लब का को ओनर गिरफ्तार, को ओनर अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा गया। इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। और हरियाणा के नूह में पुलिस पर फिर हमला, पत्थरबाजी कर साइबर ठग को छुड़ा ले गई भीड़, 4 जवानों की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार का वो पक्ष रखेंगे, वहीं विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के गैर कानूनी होने के आरोपों पर भी बोल सकते हैं। इससे पहले लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, वहीं चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है। चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। लोकसभा में एक अहम ऐलान करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि सरकार ने वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का फैसला लिया है। बता दें आपको कि यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जनगणना पारंपरिक कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सांसद सनातन पांडे के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री राय ने बताया कि जनगणना के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे देश में प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे, जबकि फील्ड अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार अब लगातार ठोस कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीते 4.5 वर्षों में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का दावा है कि यह संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई कुल भर्तियों की 2/3 से भी अधिक है। वहीं धामी ने कहा कि आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है, ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वे अपनी तैयारी पर केंद्रित रह सकें। उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल से ऑनलाइन हो जाएगी। आपको बता दें, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। वहीं सरकार धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। ममता बनर्जी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं कबीर की नजर अब मुस्लिम वोट बैंक पर है। आपको बता दें, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को खुली चुनौती दी है कि 2026 के चुनाव में वो किंग मेकर साबित होंगे। वहीं अब हुमायूं कबीर अपनी तुलना असदुद्दीन ओवैसी से कर बैठे हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन करने के लिए राजी हो गए हैं। हुमायूं कबीर के अनुसार, मैंने ओवैसी से बात की है। ओवैसी ने मुझसे कहा
है कि वो हैदराबाद की ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूँ। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि मैं आज कोलकाता जाऊंगा और पार्टी की कमेटी बनाऊंगा। 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ मैं अपनी नई पार्टी की नींव रखूंगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी को मिलता है। इस पर हुमायूं कबीर कहते हैं कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा जो मुस्लिमों के लिए काम करेगी। 135 सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार उतारूंगा। ये गेम चेंजर साबित होगा। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक अब खत्म हो जाएगा। अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाले देहरादून नगर निगम पर एक बार फिर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, मामला देहरादून के इंदिरापुरम वार्ड का है, जहां एक सड़क जिसे नए सिरे से बनाया जाना था उसे महज कागजों में पूरा दिखाकर नगर निगम प्रबंधन ने इस पूरे निर्माण का भुगतान करवा दिया गया। यही नहीं, मौके पर सड़क निर्माण का बोर्ड भी लगाकर यह दर्शाने की कोशिश की गई कि सड़क का निर्माण हो चुका है। इसमें निर्माण की तारीख 2024-25 दर्शाई गई है, जिसमें सड़क और नाली निर्माण का कार्य पूरा होने का जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले की परतें तब खुली जब नए पार्षद और निगम के लोक निर्माण अनुभाग से क्षेत्रवासियों ने सड़क नहीं बनने को लेकर जवाब मांगा। नगर निगम क्षेत्र में सड़क नहीं बनने के बाद भुगतान होने से कई सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में इंजीनियरों की ओर से लापरवाही क्यों बरती गई, इसे लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में बुलाया गया है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और एमओसीए के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद थे। बैठक में इंडिगो की संचालन स्थिति, यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति, पायलट और क्रू रोस्टर की स्थिति और बैगेज की स्थिति पर चर्चा की गई है। एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा एयरलाइन सीईओ को बुलाए जाने के बाद सेंटर ने कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के ऑपरेशंस में 10% की कटौती का आदेश दिया है। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के साथ मीटिंग से पहले इंडिगो ने घोषणा की कि 1 सप्ताह से अधिक समय तक जारी ऑपरेशनल संकट के बाद अब उसकी सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही है। कंपनी ने कहा कि उसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस सामान्य स्तर पर लौट आया है और बुधवार को लगभग 1900 उड़ानों को संचालित करने की योजना है। तो आपको बता दें, इंडिगो संकट के बीच अब इंडिगो के सीईओ को बुलाया गया मुख्यालय, जहां पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से उन्होंने मुलाकात की है। तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जैसे कि रिफंड प्रोसेस, फ्लाइट कैंसिलेशन और कब तक इंडिगो फ्लाइट की स्थिति में सुधार होगा। ये तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग की घटना के संबंध में अब अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अजय रेस्तरां के सहमालिक हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं। अजय गुप्ता और उनके भाई राजेश गुप्ता ने क्लब में सौरभ लुथरा के साथ साझेदारी में बड़ी राशि का निवेश किया था। पुलिस ने गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और उनके निवास पर नहीं मिलने पर गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली में हिरासत में लिया गया। गोवा पुलिस ने एक बयान में कहा कि अजय गुप्ता को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है। सभी आरोपियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जा रहा है और जांच प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ रही है। हरियाणा के नूह जिले के अमीनाबाद गांव में देर शाम पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक टकराव हो गया है। बता दें कि साइबर फ्रॉड केस में संदिग्ध रियाज की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच भीड़ आरोपी को छुड़ाने में भी कामयाब रही। पुलिस को रियाज की लोकेशन अमीनाबाद में मिली थी। इसके बाद गांव पहुंचकर पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के पल भर बाद ही रियाज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर उसका परिवार और आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते भीड़ आक्रामक हो गई। गांव वाले पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। गिरफ्तारी रोकने के लिए पथराव शुरू कर दिया। पुलिस रियाज को लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वाले पीछा करते रहे और रास्ते भर पत्थर फेंकते रहे। आखिरकार भीड़ ने पुलिस पर दबाव बढ़ाया और संदिग्ध को छुड़ाकर
भाग निकले। पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचा पाए। इस घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस घटना में 4 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। 2 ग्रामीणों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांव वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अमीनाबाद में पुलिस के प्रति अविश्वास का माहौल लंबे समय से बना हुआ है। और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने रात 2 बजे शाहजहांपुर जंक्शन पर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, वह लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन के यहां रुकते ही पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनको एसी कोच से नीचे उतार लिया। टीम उनका देवरिया ले गई है, वहीं जहां उन पर दर्ज भूमि आवंटन संबंधी मुकदमे में पूछताछ होगी। देवरिया में दर्ज भूमि आवंटन संबंधित मुकदमे में पूछताछ के लिए पुलिस ले गई। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि 3 माह पहले लखनऊ पुलिस ने उनके और उनके पति के विरुद्ध देवरिया में भूमि आवंटन संबंधी मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि वह इस भूमि पर 25 वर्ष पूर्व ही कब्जा छोड़ चुकी थी। नूतन ने बताया कि देर रात पति आवश्यक कार्य के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर में सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मियों ने अचानक ट्रेन से उतार लिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस बार 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चलने वाला है। बता दें, कुल 5 कार्य दिवसों के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में योगी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्कुलेशन के जरिए शीतकालीन सत्र की तारीखों और अवधि से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी, जिसमें विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आपात जरूरतों के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाने की संभावना है। इनमें सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बिल शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दों और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी सत्र की अवधि बेहद सीमित रखी गई है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि छोटे सत्रों से सदन में गहन चर्चा का मौका नहीं मिल पाता और कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने धान के एमएसपी में केवल 50 रुपए की बढ़ोतरी और मेडिकल काउंसलिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही बालू घाटों की नीलामी, राजस्व नुकसान, ट्रॉमा सेंटर और डिग्री कॉलेजों की अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को डायलिसिस सुविधा, ऑर्थोपेडिक डिवाइस की गलत खरीद और एचआईवी संक्रमण मामले पर विपक्ष के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भोजनावकाश के बाद 7,721.25 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें महिला, बाल विकास, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभागों के लिए बड़ी आवंटन राशि तय की गई। इसके अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट राज्य की प्राथमिक योजनाओं को गति देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। वहीं बहस के बाद नवीन जायसवाल की कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन ने बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश की सरकार इन दिनों विदेशी घुसपैठ को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है, इसलिए सभी जिलों में संदिग्ध लोगों और बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज खंगालने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद कहीं न कहीं श्रावस्ती समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। श्रावस्ती पुलिस ने भी भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगालने का काम अब शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार घुसपैठियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। सरकार ने सभी जिलों में संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगालने का आदेश जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है। हर जिले में छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद, जो भारत नेपाल सीमा से सटा है,
वहां इन दिनों पुलिस संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगाल रही है। साथ ही बंगाल से आए नागरिकों और बंगाली डॉक्टरों के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि वो कहां के रहने वाले हैं, उनका आधार कार्ड कहां का है और उनका जन्म कहां हुआ, जिसमें मलिन बस्तियों से लगकर अस्थायी रूप से जो लोग रहने लगे हैं उनके दस्तावेजों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। शासन द्वारा जो लगातार पूरे प्रदेश में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में हमारे क्षेत्राधिकारी और हमारे उप जिलाधिकारी दोनों के समन्वय से अलग अलग टीमें बनाई गई थी और सभी थाना स्तर पर ये चेकिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसमें अवैध रूप से बसे हुए जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं उनकी चेकिंग की गई और जो लगातार पुलिस को सूचना मिलती रहती है कि ये शायद संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी चेकिंग की गई, उनके दस्तावेजों का चेकिंग किया गया और उनके आधार कार्ड वगैरह इन सब की चेकिंग की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवैध प्रकार का व्यक्ति श्रावस्ती जिले में नहीं रह रहा है। बहरहाल एक तरफ तो प्रदेश के अंदर बस्ती बस्ती जाकर पुलिस छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडो नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। श्रावस्ती बॉर्डर पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई संदिग्ध देश में अवैध रूप से प्रवेश न कर पाए। देखिए, जनपद श्रावस्ती का लगभग 60 किलोमीटर लंबा बॉर्डर राष्ट्र नेपाल की सीमा से लगता है, जिसमें हमारे 2 थाने, थाना सिरसिया और थाना मल्लीपुर की सीमा लगती है। जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती दोनों थानों में की गई है और राउंड द क्लॉक 24/7 लगातार हमारी ड्यूटियां वहां पर तैनात हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी एवं जनपद श्रावस्ती की पुलिस द्वारा नो मैंस लैंड और जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें लगातार निगरानी रखी जा रही है, जॉइंट फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की अवांछनीय स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अक्सर देखा जाता है कि अवैध नागरिक इंडो नेपाल सीमा के जरिए आसानी से देश में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है और ऐसे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। उत्तर प्रदेश अमेरिका के फ्लोरिडा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छोटा प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान प्लेन ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्रेवॉर्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार सिंगल इंजन सेस्ना 152 प्लेन में 2 लोग सवार थे। इंजन फेल होने के बाद पायलट हाईवे पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसकी प्लेन चलती टोयोटा कैमरे से टकरा गई। इस घटना में कार सवार 57 वर्षीय महिला ड्राइवर को मामूली चोटें आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि प्लेन में सवार पायलट और पैसेंजर दोनों पूरी तरह सुरक्षित बच गए। वहीं इस घटना का पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्लोरिडा के ब्रेवॉर्ड काउंटी में हाईवे पर एक प्लेन आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान प्लेन एक तेज रफ्तार चलती कार से टकरा जाता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।